बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके पहले इस कविता पर जो स्पर्श भाग 2 की कविता है तोप वीरेन डंगवाल की, उस पे मैंने भावार्थ पर आधारित एक वीडियो अपलोड किया है। संभवतः आपने उसे देखा होगा, जिसमें मैंने आपको 1857 की बातें, कंपनी बाग, तोप कैसे विरासत में मिली चीज़ है, सारी कुछ चीज़ें उसमें बताई हैं और उसका महत्व बताया है विरासत में मिली चीज़ का। और आज उस जब्बर सी तोप की क्या स्थिति है वो भी बताया है। कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। आज बारी है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर ले आने की, प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने की। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कविता तोप जो वीरेन डंगवाल की लिखी है उसके अभ्यास प्रश्नों को आपको समझाऊंगी, उसका उत्तर बताऊंगी, ताकि वह आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो मैं आपको सबसे पहले का पहला प्रश्न पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर कवि ने जो उत्तर समझाया है उसी आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा कि विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए की जाती है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों द्वारा हमें प्रदत्त होती है। कल जब मैं आपको कविता का भावार्थ पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको विरासत का मतलब समझाया था कि पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़। तो उसी आधार पर इसका उत्तर भी लिखा जाएगा। तो विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए की जाती है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त होती है। इनसे हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी होती हैं। इसके अलावा ये हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ी होती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को बताती है, जो हमें तरह तरह की जानकारी देती है कि उस समय का तत्कालीन समाज, उस समय की राजनीति तथा सामाजिक गतिविधियाँ कैसी थीं, उन गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है। विरासत अगली पीढ़ी के लिए ज्ञान की वाहक होती है, यानी कि अगली पीढ़ी ये जान पाती है कि हमारी पिछली पीढ़ी कैसे रहती, उठती, बैठती, क्या खूबियाँ थी, ये सारी चीज़ें वो जानती है। तो ये नई पीढ़ी के जीवन निर्माण में विरासत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल करते हैं ताकि वह हमारे हाथों से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती रहे। तो कवि ने यहाँ पर विरासत के इस महत्व को बताया है। अब मैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर ले चलती हूँ, दूसरा प्रश्न बताती हूँ। प्रश्न है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो मैंने आपको कविता प्रारंभ करने के पूर्व ही बहुत सारी जानकारियाँ दी थीं, उन्हीं को उत्तरों में समेटा जाएगा। इस कविता से हमें तोप के विषय में बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। पहली तो वह कि कंपनी बाग के द्वार पर रखी यह तोप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई थी। दूसरी जानकारी मिलती है कि इस तोप का प्रयोग अंग्रेज़ों द्वारा 1857 में स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर किया गया। तीसरी जानकारी जो मिलती है वो इस प्रकार है, यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने असंख्य
शूरवीरों को उड़ा दिया। अगली जानकारी मिली कि आज इस तोप की कीमत खिलौना मात्र बनकर रह गई है, जिस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, खेलते हैं। अगली जानकारी और क्या मिली कि चिड़िया भी इसे अपने खेलने का सामान बना ली है, उसके अंदर बाहर घूमती फिरती रहती है, चहचहाती है उस पर बैठकर, अपने झुंड के साथ खेलती है। तोप हमें यह भी जानकारी देती है कि दिन हमेशा एक से नहीं होते, सारा दिन एक समान नहीं होता। कोई कितना भी बलशाली हो, मगर एक न एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है। तो यहाँ पर इन्हीं सारी बातों की जानकारी, तोप से संबंधित जानकारी हमें कविता के माध्यम से मिली है। अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। कभी आपको ये प्रश्न आए कि इस कविता से क्या सीख मिलती है, तो लगभग दोनों में एक जैसी चीज़ें ही लिखी जाएंगी। तो कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, इसका उत्तर है कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह सीख देती है कि समय परिवर्तनशील है, वह सदा एक सा नहीं रहता। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। अत्याचार पर सदा ही सदाचार की जीत होती है। इसके अलावा यह तोप हमें यह सीख भी देती है कि हमें अतीत से प्रेरणा लेकर सदैव आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी सीख हमें मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को सदा बचा कर रखना चाहिए। इसके लिए भले ही हमको अपना सब कुछ अर्पित क्यों न करना पड़ जाए, फिर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हमें करनी चाहिए। इसके अलावा है कि हमें कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि समय बदलने पर भी लोग हमारे अच्छे कामों को सदैव याद रखें। तो इस प्रकार कंपनी बाग में रखी हुई तोप से हमें ये सारी सीखें मिलती हैं। चौथा प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे। मैंने कविता का भावार्थ पढ़ाते समय कई बार ये बात आपको कही कि ये 2 दिन ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिसमें कंपनी बाग को और तोप को सजाया संवारा जाता है, क्योंकि वो हमारी विरासत हो गई, वो हमारी 1857 की याद है। तो हम उसे, जो आज सैलानियों के लिए बनी है, जिसे आज सैलानी देखने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, चिड़िया जिनमें घोंसला बनाती है, उसका भी एक समय था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कविता में भी बताई है, बार बार बताई है। तो उसी भावार्थ को जानकर समझकर ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि दोनों राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन 1 नंबर के प्रश्न हों अगर, तो पूछा जाए तो आप 2 तिथि डाल देंगे तो शायद आपको 1 नंबर मिल जाए। लेकिन अगर इसी प्रश्न को 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में दे दिया जाए, तब आपको इन्हीं प्रश्नों को विस्तार से लिखना होगा। ऊपर लगभग जितनी बातें मैंने कविता के संदर्भ में आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रश्न के उत्तर में आपको समेटनी होगी। तो प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे।
तो आपको बताएं, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है। ये 2 अवसर हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, दूसरा है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में ये दोनों ही दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हम पूर्ण गणतंत्र हो गए थे। ये दोनों अवसर हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय पर्व के महत्व, राष्ट्रीय महत्व और विरासत से जुड़ी वस्तुओं की साफ सफाई की जाती है, उन्हें चमकाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके। इस तरह से इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक सीख देते हैं, एक संदेश देते हैं। तो ये दोनों दिन महत्वपूर्ण हो जाते हैं कंपनी बाग के संदर्भ में और तोप के संदर्भ में। अब ये 2 अवसर कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, यानी कि इसका अंश का 1 से 4 तक का प्रश्न का उत्तर मैंने आपको समझा दिया। संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको आगे जो भाव स्पष्ट कीजिए अंश है वो बता दूं। यद्यपि मैंने अपने वीडियो में काफ़ी विस्तार में कई बार एक एक बात को कई बार कह के समझाई है। कविता छोटी ज़रूर है लेकिन भाव की गंभीरता से वो छोटी नहीं है। वो 1857 की लड़ाई से छोटी नहीं है। उस छोटी सी कविता में कवि ने सब कुछ समेटने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, हमें याद रखनी चाहिए। तो हम अब आपसे चर्चा करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। जिन प्रश्नों को आप बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं उन प्रश्नों पर भी कभी कभी आपको 5 नंबर के 5 अंक के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो गद्य से आशय स्पष्ट कीजिए और पद्य खंड से भाव स्पष्ट कीजिए को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अगर आपको भाव स्पष्ट करना आता है तो आप किसी भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से लिख लेंगे। तो भाव स्पष्ट करने की जो पहली पंक्तियां यहाँ पर कविता की दी गई हैं वह है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से आगे से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो देखिए इसके उत्तर में इसका भाव आपको लिखना होगा। तो आप लिखेंगे, उपरोक्त पंक्ति में भाव यह है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस तोप ने असंख्य स्वतंत्रता प्रेमी वीरों और योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी वही तोप आज विरासत बन गई है। इस तोप की शक्ति अब वैसी नहीं जैसी तब थी। आज यह बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनी हुई है और तो और यह चिड़ियों के गपशप करने की उनकी प्रिय जगह बन गई है। गौरैये तो इसके भीतर अंदर बाहर से निकलकर खेल करती हैं, लुका छिपी जैसा खेल खेलती हैं। तो इस तरह से अक्सर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, यानी कहकर कवि ने मुख्य रूप से ये दिखाया है कि नन्ही सी चिड़िया भी उस बड़ी सी जब्बर सी तोप को आज खेलने की जगह बना ली है। तो कभी न कभी ऐसा ज़रूर होता है कि वो इस स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंहबंद। अब देखिए यहाँ पर कवि ने कितनी बड़ी बात कही है।
कि एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अर्थात जो समय होता है वो परिवर्तनशील है, नित्य प्रति समय का परिवर्तन नित्य प्रति चलता रहता है। कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं होगा कि वो कहे कि समय स्थिर है। समय सदैव चलता रहता है, नित्य प्रति उसमें बदलाव होते हैं। तो जो तोप कभी बड़ी ताकतवर हुआ करती थी, आज उसकी दशा दयनीय हो चुकी है। आज वो कंपनी बाग के मुहाने पे धर रखी गई है। धर रखी गई कह के उन्होंने बिल्कुल उसको खिलौने के अंदाज में ले लिया है। धर रखी गई है कहा तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई कितना भी अत्याचारी हो, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कोई कितना भी बड़ा बलशाली हो, लेकिन उसका कभी अंत ना हो, ये संभव नहीं। अंत तो निश्चित आता है, ये सच है कि अंत निश्चित आता है, इसमें दो राय नहीं है। तो कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा सूरमा समझता हो, कभी ना कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि उसकी भी धज्जियां उड़ा देते हैं लोग। आज वही स्थिति इस तोप की दिखाई गई है कि जिस तोप ने बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, बड़े बड़े सूरमाओं की धज्जियां उड़ा दी थी, आज वह बच्चों और चिड़ियों के खेलने का साधन बनी हुई है। उसे ये खिलौने की तरह खेलते हैं। तो यही कहा है कि समय के साथ हर चीज़ों का अंत आता है। तो इस तोप का भी एक दिन ऐसा आया कि ये अंत हो गई है और सैलानियों और बच्चों और चिड़ियों के लिए सिर्फ ये देखने और खेलने का सामान बनी हुई है। तो मैं अब आपको भावार्थ के प्रश्न ख का तीसरे प्रश्न की ओर आपको ले चलती हूँ। तीसरा प्रश्न है, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। कहानी उसी प्रसंग में है, बातें उसी प्रसंग से जुड़ी हैं, चीज़ें वही आगे बढ़ रही हैं। लगभग सभी प्रश्नों में वही चीज़ें पूछी गई हैं घुमा फिरा के। भावार्थ में भी वही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका अर्थ बता देंगे। तो उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, ये कहकर कवि भाव यह है बताना चाहता है कि जो यह तोप है वर्ष 1857 की, उसने वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी कि तत्कालीन भारत में उस समय देखा जाए तो अंग्रेजों का शासन था। उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने वालों को तोप से पल भर में उड़ा दिया जाता था। कंपनी बाग के मुहाने पर रखी इस तोप ने भी असंख्य सूरमाओं को उड़ा दिया था। उस समय यह तोप आतंक का पर्याय थी। लोग इसके नाम से डरते थे। इसके सामना करने की तो दूर, इसके नाम से डरते थे। इस तोप ने वीरों के अलावा तमाम लोगों को मौत की नींद सुला दिया होगा। इस समय आज वह बिल्कुल चुपचाप वहाँ धर रखी गई है, जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत हैं, मगर उसकी ताकत का वो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, देख नहीं सकते। क्योंकि 1857 की जंग का जो दृश्य था, उस दृश्य में बड़े बड़े सूरमाओं को इसका सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें इसमें समेटने की आवश्यकता है। तो इसने भी अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, यही इस कविता में बताया गया है। अब मैं बढ़ती हूँ आपको आगे लेके भाषा अध्ययन की तरफ, और देखते हैं कि भाषा अध्ययन में क्या पूछा गया है। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न जो है
वह है, कवि ने इस कविता में शब्दों का सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। इसकी एक पंक्ति देखिए, धर रखी गई है, यह 1857 की तोप। ये पंक्ति कविता की है, तो इसी पंक्ति को ध्यान आकर्षित करने के लिए भाषा अध्ययन में दिया गया है। तो वहाँ पर देखिए जो शब्द है धर रखी गई, वो धर रखी गई शब्द को मैंने बहुत बार स्पष्ट किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि धर शब्द जो होता है बिल्कुल देशज है, ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द है, जिसको कवि ने इसका कई अर्थों में प्रयोग किया है। धरने का मतलब रखना भी होता है। हम बोलचाल की भाषा में बहुतों को बहुत बार सुनते हैं धर दो। धर दो का मतलब रख दो। तो यही धर शब्द का प्रयोग देशज होने के कारण रखने का अर्थ दे रहा है। और धरोहर का है, धरोहर यानी आपकी जो विरासत है, जो संचय किया गया है पूर्वजों के द्वारा, ये सारे भावों को अपने में समेटा है। तो यहाँ पर खाली आपको कविता के अंदर आए हुए इन देशज शब्दों को कवि ने भाषा अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने के लिए लिख दिया है। इसमें आपको करना नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रश्न के माध्यम से ये पूछा जाए कि कविता में आए किन्हीं दो देशज शब्दों का नाम लिखिए, तो उस समय आप इन शब्दों का प्रयोग करके जो ऊपर आए हैं आराम से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, तो शीर्षक कविता का भाव समझाते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। अब मैंने जब एकदम कविता आपको प्रारंभ की थी इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने कविता को प्रारंभ ही गद्यात्मक स्वरूप से की थी। कैसे कि एक कहानी आपको सुना रहे हूँ, जैसे आपको 1857 की बात की चर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पर यही लिखना है कि उसको आप एक कथा के रूप में, गद्य के रूप में लिख जाइए और उसका रूपांतरण यानी पूरी कविता को आप एक कहानी, एक अनुच्छेद की तरह, पैराग्राफ की तरह उसको लिखिए। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे लिखा जाएगा, अन्यथा आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कुछ को आ जाता है। तो मैं उन बच्चों को भी ध्यान में लेके चलती हूँ जिन बच्चों को किसी प्रश्न को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसके दूसरे प्रश्न को भी समझाती हूँ। तो इसका गद्य रूपांतरण करने के लिए हम अपनी बात को ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर जो तोप रखवाई थी वह आज स्वतंत्र भारत में विरासत बनकर रह गई है। वर्ष 1857 की इस तोप को कंपनी बाग के साथ ही साल में 2 अवसरों पर साफ सुथरा करके चमकाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कविता में अर्थ के साथ बताया है, लेकिन फिर आपको याद दिलाने के लिए फिर बता रही हूँ ताकि आपको गद्यात्मक रूप में इसका रूपांतरण करने में कठिनाई ना हो। कंपनी बाग हमें विरासत में मिली चीज़ को रखने की जगह बन गई है, और ये कंपनी बाग और ये तोप दोनों ही हमें विरासत में मिली है। आजकल इस बाग का उपयोग सुबह शाम कंपनी बाग में जो सैलानी टहलने वाले, बाहर से घूमने वाले आते हैं, टहलते हैं, उनके घूमने का एक सुंदर स्थान बन गया है। उन्हें यह तो बताती है कि कभी वह भी बहुत ताकतवर थी, कभी उसने भी अपने ज़माने में अच्छे अच्छे शूरबाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी। तो परंतु आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पर सिर्फ बच्चे खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया इसके ऊपर बैठती है, गपशप करती है, झुंड के साथ आती है, शैतानियाँ करती है, तोप के अंदर घुस के इधर से उधर घूमती है, निकल जाती है। ऐसा करके वो इस बात की याद दिलाती है
कि कोई कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो, कोई कितना भी बड़ा शासक क्यों न हो, अंत तो उसका आता ही है। एक न एक दिन तो उससे उसका मुंह लोग बंद कर ही देते हैं। तो यानी समय जो है वो परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में अंत सबका आता है। तो इस तोप का भी मुंह बंद हो गया। मुंह बंद होने का मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए ये एक प्रदर्शनी की तरह कंपनी बाग में धर रखी गई है कि लोग उसे देखें और सिर्फ उसके बारे में जानें। आज उसका वो स्वरूप जो था, सिर्फ जो आतंक का जो पर्याय था, जो चीज़ें थी वो आज समाप्त हो गई हैं। तो वो एक खिलौना मात्र बन के रह गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत तो उसका होता ही है। तो ये सारी चीज़ें गद्यात्मक स्वरूप में आपको इस प्रश्न के उत्तर में अनुच्छेद की तरह लिखना है। आपको यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि तोप कविता का में कवि ने क्या कहा है, उसे आप अपनी भाषा में लिखिए, फिर भी आप इसका उत्तर यही लिखेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारी चीज़ें काफ़ी रोचक हैं, समझने योग्य हैं और यादगार के लिए, हमारी विरासत को याद दिलाने के लिए ये कविता वीरेंद्र अग्रवाल ने लिखी है। तो भाषा अध्ययन के दोनों प्रश्नों को मैंने समझा दिया। अब मैं आती हूँ योग्यता विस्तार पर, उसको भी पढ़ के देखकर आपको समझा देती हूँ। अगर कुछ करने लायक होगा तो मैं आपको कहूँगी, अन्यथा सिर्फ समझा के छोड़ दूँगी। तो योग्यता विस्तार में पहला जो प्रश्न दिया गया है, कविता रचना करते समय उपयुक्त शब्दों का चयन और उनका सही स्थान पर प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविता लिखने का प्रयास कीजिए और हमें समझाइए। यानी कि इस योग्यता विस्तार में एक एक्टिविटी दी गई है कि आप किसी एक विषय को चुनिए और उस पर छोटी सी 5 लाइन 6 लाइन की कोई कविता लिखिए, जिसमें अच्छे शब्दों का चयन हो, जिसमें भाव की गंभीरता हो। तो आप अभी बहुत छोटे हैं, तात्कालिक किसी भी विषय को लेकर आप चाहें तो ये एक्टिविटी है एक तरीके की। आप कविता लिखिए, आप में से जिसकी कविता अच्छी रचना हो जाएगी उसे हम विद्यालय से निकलने वाली मैगज़ीन, पत्रिका, स्कूल पत्रिका, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जहां आपकी रचनाओं को दिया जा सकता है। उसमें भी आपको साधन बता दिया जाएगा कि आप उन अपनी कविताओं को उसमें छपवाइए। पत्र पत्रिकाओं में बच्चों के कॉलम होते हैं, आप उसमें दीजिए अच्छी कविताओं को, तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लिखने की सीख मिलेगी। करने से कुछ होता है, कहने से नहीं। इसलिए आप उसको करके कोशिश करिए कि चाहे आप इस तोप कविता की तरह का कोई विषय ले लें या आधुनिक विषय ले लें। आज के दौर में जो भी विषय तात्कालिक है आप उस पर चाहिए तो लिखिए। तो इस तरीके से एक छोटी सी कविता की रचना कीजिए। फिर इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घनी आबादी वाली जगहों के आसपास पार्कों का होना क्यों जरूरी है, कक्षा में परिचर्चा करें। यद्यपि एक ये टॉपिक है, विषय है जिस पर आपसे पूछा जा सकता है कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी अभी आपको गद्य का एक पाठ पढ़ाया था, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। उस पाठ में यही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई थी कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और घनी आबादी वाली जगहों के आसपास पार्कों का होना क्यों ज़रूरी है। उसमें जो उदाहरण दिए गए थे उसमें पर्यावरण की स्थितियां बताई गई थी। लेखक कैसे ग्वालियर से लेकर के
मुंबई तक का सफ़र जब करता है तो क्या क्या देखता है और उसका परिणाम क्या निकलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस पाठ में बताया था। और यहाँ ये पूछा जा रहा कि पार्कों का होना क्यों जरूरी है। क्या कभी आपने इस विषय पर विचार व्यक्त किया है कि पार्कों का होना क्यों जरूरी है। घनी बस्तियां जहाँ होती हैं, जहाँ छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जहाँ शुद्ध वायु जमीन की सतह तक उतर ही नहीं पाती, सांस लेने की खुली वायु नहीं मिलती। आप ये कल्पना कीजिए कि अगर मकानों, रहने वाली जगहों के आसपास, कुछ मकानों के आसपास पार्क नहीं होंगे तो आज इस बढ़ती आबादी के कारण, मैंने आपको उस पाठ में भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि ज़मीन खरीदना तो बंद हो गया है। आज तो लोग हवा खरीद रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। तो पार्कों का होना कितना आवश्यक है, बच्चों के लिए, खुली वायु के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आपको स्वतः बहुत सारी जानकारी है। आप साइंस विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और घनी आबादी में यदि सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं होगी, रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो हम आने वाले सालों में कहाँ खड़े दिखाई देंगे। आज हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं उसका निवारण करने वाले भी हम हैं, लेकिन हमने कभी उस विषय पर विचार ही नहीं किया। मैंने उस पाठ में भी आपसे कहा था और आज इस पाठ को के प्रश्नों को कराते समय भी मैंने आपको फिर वही बात याद दिलाई है कि आप किसी मुख्य अवसर पर एक वृक्ष लगाइए। धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारी धरती पर रहने वाले इतने लोग अगर एक भी वृक्ष लगा दें तो धरती जो है वो हरियाली से चूक नहीं सकती, उस पर शुद्ध वायु न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वास्तव में हमें इसे करने की आवश्यकता है, कहने की नहीं। तो यहाँ पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्न भी दिए गए हैं जिस पर आप चर्चा करिए, जिसको हम कक्षा में परिचर्चा के दौरान आपसे पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको चर्चा करके आपको समझा दिया, ताकि कभी कोई भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछकर आपकी कोई मौखिक परीक्षा ले तो आप बड़े प्रेम से उस प्रश्न का उत्तर पूरे विश्वास के साथ दीजिए और सही उत्तर दीजिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें परियोजना कार्य भी दिया हुआ है, उसकी भी चर्चा कर दूँ आपसे। तो परियोजना कार्य में जो दिया गया वो प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा संबंधी पुस्तक को पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए और पढ़कर कक्षा में सुनाइए। यद्यपि ये सेल्फ स्टडी की चीज़ है, आपकी जानकारी के लिए, आपके काम के लिए, तो आपको ऐसी पुस्तकों को स्वतः पढ़ना चाहिए। तो इसमें करने योग्य कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसी पुस्तकों को खोजना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त इतने प्रश्नों को समझाने के बाद मैं आपको एक या दो प्रश्न कुछ अतिरिक्त रूप में भी समझाती हूँ, क्योंकि ये पूरा वीडियो ही प्रश्नों के उत्तरों का है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अतिरिक्त भी कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसको पूछा जा सकता है, जिसमें क्या लिखा जाएगा, वो मैं आपको समझा दूँ। तो कुछ प्रश्न मैं आपको समझा दूँ कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको समझना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ थोड़ा, तो आपको प्रश्न में समझ में आ जाएगा। कंपनी बाग और तोप को विरासत में मिली हुई क्यों बताया गया, तो वही है कि आप अपनी 1857 की घटना को दोहराते हुए फिर पुनः आप उस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे,
तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न इसमें मैंने आपको समझाए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और पूरा पाठ यहीं आके समाप्त हो जाता है। और अगर कोई आपको प्रश्न उत्तरों के लेखन में किसी तरह की कोई परेशानी हो, किन्हीं शब्दों का अर्थ ना आता हो, भावार्थ से कोई दिक्कत हो, काव्य सौंदर्य से कोई दिक्कत हो, तो आप अपने ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अपने प्रश्नों को लिख के रखिए और जब आप मुझसे मिलते हैं तो उन प्रश्नों को पूछ लिया करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नए पाठ के साथ, नए वीडियो के साथ। पुनः एक बार हम फिर मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।